हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जेएसटी क्लासेज। आप लोग के लिए हिस्ट्री का पहला क्लास। मैं आप लोग को बोला था कि आप लोग के लिए हम सभी सब्जेक्ट का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी सभी विषय पढ़ाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि यूट्यूब पर भी सभी विषय हो। तो आज इतिहास का हम पहला लेक्चर लेके आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आप पूरा देख लीजिए एक बार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितनी आसानी से हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। देखिए, इतिहास है, अथाह चीज़ होता है, लेकिन हम इसको बाउंड्री करके पढ़ेंगे, बांध के पढ़ेंगे, ताकि इसको हमको समझने और सीखने में आसानी हो। तो चलिए, ज़्यादा लंबा हम कुछ नहीं खींचेंगे। सब दिन सब बातें होती ही है। आज कुछ नई बात के साथ शुरुआत करते हैं। आपके देख रहे हैं कि आपको दिख भी रहा होगा कि भारत में राष्ट्रवाद लिखा हुआ है, और नीचे देखिए एक आपके लिए लेके आए हैं, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। शायर कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब कि कोई भी काम क्यों नहीं हो सकता, आप इरादा तो मजबूत करके देखें और उस इरादे के अनुसार चल के देखें। जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो काम भी महान करके बना है वो भी कोई इंसान ही किया है। तो आप भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी लाइन हमको लगी, इसलिए हम लेके आए कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, है ना। अगर आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी और लगन से करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप वो काम कर गुजरेंगे जो शायद लोग सोचता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर आपको यहाँ शुरुआत हम कर देते हैं। तो शुरुआती चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम बात करते हैं कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी भारत में। उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति आपको मालूम होगा, मंगल पांडे, सिनेमा सब में भी देखे होइएगा, मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति, वीर कुंवर सिंह सब का नाम सुने होइएगा, सब 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे देश के लिए। तो इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कीजिएगा ज़रूर, एग्जाम में आता है। ठीक है, हम आपको 10th बेसिस पर लेके आए हैं। देखिए, हिस्ट्री है, आप ग्रेजुएशन पे चलेंगे तो ग्रेजुएशन पे चल जाएगा, लेकिन क्या है, हम कहाँ तक अपने हदूद को रखें, कहाँ तक अपना बाउंड्री फैला कर रखें, ताकि हमको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि अथाह चीज़ है, कहाँ से पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, उस सारे चीज़ को बाउंड्री करके लाएं। इसलिए आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि वो सारी चीज़ बताया गया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से है। ठीक है, वैसे तो पढ़ाने को हम आपको दृष्टि का बुक भी पढ़ा सकते हैं, वो बुक दे में से बहुत सारी चीज़ ला सकते हैं, लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना, उतने आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला को हो गया कि 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। तो बताइए, जनगण मन किसका है? जन गण मन। जनगण मन जो हम लोग पढ़ते हैं, जनगण मन अधिनायक, तो ये आपको लिखने वाले, इनका राइटर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपको जनगण के लेखक है। लेकिन वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी, कितना में? 1870 में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भिविया है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कहाँ? बम्बई में। बम्बई पहले, अब मुंबई। 1885 में आपको कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इस कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बहुत सारी इसकी कहानी है, किस विद्यालय में हुई थी, इसके समय गवर्नर जनरल कौन था, सारी चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा याद रखिए कि
1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और जो आपको मुंबई में है, और उसका जो अध्यक्ष हुआ, प्रथम अध्यक्ष, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को क्या बनाया गया, उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। किसका? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे ये। पहली बार 1885 में कोई भी संगठन बनेगा तो उसका कुछ न कुछ कोई तो कोई अध्यक्ष होगा ना, जो अध्यक्ष नेतृत्व करेगा उस संगठन का। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, बम्बई में हुई, और उसका जो प्रथम अध्यक्ष बना व्योमेश चंद्र बनर्जी बना। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर जोड़ें तो एक्स्ट्रा यही जोड़ेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का अध्यक्ष मुस्लिम भी बना था, तो उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। ये जो बदरुद्दीन तैयब थे वो पहली मुसलमान कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहली बार, मुस्लिमों में पहला मुस्लिम। उसके बाद प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो पारसी अध्यक्ष बने थे आपके अपने दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये आपको जात के पारसी थे। प्रथम अगर अंग्रेज की बात करें, देखिए ये कारण था ऐसा बदल के देने का था, ताकि कोई भी धर्म के लोग यह ना कहता कि ये जो कांग्रेस है किसी एक धर्म के लिए, ना, इसमें सबको अध्यक्षता देकर ये साबित किया कि कांग्रेस सभी धर्म को लेकर चलने वाला संगठन है, इसमें सब जुड़ सकता है। अंग्रेज को भी जोड़ा गया था। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, याद रखिएगा, सब पहला है, इसीलिए आप लोग से डायरेक्ट यही पूछेगा स्टैटिक की जीके की तरह। और ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ये हिंदू थे, तो पहला हिंदू हो गए यही। ठीक है, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये सब किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के। कांग्रेस जो संगठन था, उस संगठन 1885 में जो बनाया गया, जिसका जब पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है, लिखते चलेंगे, इसको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा से देखिए हम करते हैं। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर की। ये चैप्टर शुरू कर दिए। चैप्टर है कि भारत में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ उसका कारण क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि भारत में राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण क्या थे। तो उदय के 4 कारण थे। एक आपका था राजनीतिक कारण। कौन कारण था? राजनीतिक कारण। तो अभी हम जो पढ़ने आपको जा रहे हैं वो कौन सी कारण पढ़ने जा रहे हैं? राजनीतिक कारण ही पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी बात अगर आप याद रखिएगा तो राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय का कारण था, तो एक था राजनीतिक कारण, दूसरा था सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। ये 4 कारण थे, जिन कारणों से और भी कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो खिलाफवादी हुआ बहुत सारा, लेकिन मुख्य रूप से आप ये लिख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक कारण। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी है और इन्हीं बात को मिला के लिखिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई बाहरी चीज़ रटना नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या क्या हुआ था राजनीतिक कारण में, क्या क्या जो है ना सरकार अपनी राजनीति पॉलिटिकल पॉलिसी लाई थी अंग्रेज सरकार, वो सारी बात को ध्यान रखिए, ये आपके राजनीतिक कारण क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हम नाम यहाँ पर लिख रहा है लॉर्ड लिटन की। ये लिटन है, लॉर्ड लिटन है,
ये जो लॉर्ड लिटन है ये वायसराय है। वायसराय अंग्रेज के द्वारा जो है, महारानी के द्वारा यहाँ पर एक वायसराय चुना जाता था भारत में, जो वायसराय पूरे देश में व्यवस्था को संभाल के रखता था, विधि विधान भी अपने तरफ से लागू करता था। तो ये लॉर्ड लिटन है, जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ था कौन से एक्ट को लेके? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। 1800 लिख लीजिएगा, रटिएगा। 1878 ईस्वी में, ना डेट याद करना पड़ता है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बार बार सुनिएगा ना, वीडियो को चालू करके भी बार बार सुनिए, खाते वक्त, सोते वक्त, बैठते वक्त भी अगर सुनिएगा ना तो आपको याद हो जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा 3 ऑब्जेक्टिव हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन ने। कब लाया? तो 1878 ईस्वी में लाया। इसका क्या उद्देश्य था कि देसी प्रेस पर दंडात्मक कार्रवाई, भारतीय प्रेस जो था ना उसको रोकना, अंग्रेज के खिलाफ लिखने से रोकना, ठीक है, सरकार के आलोचना करने से रोकने के लिए, सरकार की आलोचना को रोकने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया। 1 साल बाद फिर इसका मन का बुलाया, पता नहीं लॉर्ड लिटन साहब का। लॉर्ड लिटन, लिटन को देखोगे कैसा है लिटन देखने में? है, देखो ये है लिटना, ये लिटना है, लिटन साहब है, लॉर्ड लिटन। चेहरा देखो, देखने में ही लग रहा है खरूस नंबर, देखने में ही लग रहा है लॉर्ड लिटन। यही तुमको क्या लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यही कौन लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अंग्रेज था ना, तो अंग्रेजी में ना लाएगा प्रेस एक्ट 1878 में। का है? ताकि भारत में राष्ट्रीय भावना ज़्यादा न बढ़े, इसीलिए, ताकि जो है हमारे जो राष्ट्रवादी नेताएं थे वो अपने विचारों को न लिख पाए, न छाप पाए और हम तक न पहुँचे। इसीलिए बोला कि ना, जे सरकार के बारे में उल्टा सुल्टा लिखेगा बैन कर देंगे, चल किए तेरे, नहीं चलो तो वो। तो ये था उसका, ऑलरेडी वायसराय था, पूरा भारत का आधिपत्य इसके अंदर डाल दिया था महारानी ना ब्रिटेन की। तो 1878 में फिर इसका मन उमला। तो 1 साल बाद, डेट देखो याद ऐसे रखना है, 1 साल बाद 1879 में 1879 में लाया आर्म्स एक्ट। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट। क्या लाया? आर्म्स एक्ट लिखा हुआ है सब। चलो हम फिर वहीं चलते हैं आगे। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत क्या हुआ? तो आर्म्स एक्ट के तहत बोला कि कोई भी भारतीय जो है वो हथियार नहीं रखेगा। देखो, देख लिया, वो रखेगा हथियार, वो लटका के चलेगा। कुछ बोलेंगे तो हमको मारेगा बंदूक से, लेकिन हम नहीं रख सकते। तो ये 2 बात लिखिएगा कि लॉर्ड लिटन आगे राष्ट्रवाद जो हुआ था और वो जो फैला था उसका ये सब भी कारण था कि अब ले आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लोग विरोध किया। भाई क्यों? प्रेस में आज़ादी होनी चाहिए, है ना। आर्म्स एक्ट लाया तो बोला हथियार क्यों नहीं रख सकते हैं, हम पर जुल्म होगा तो हम क्यों नहीं हथियार उठा सकते। लेकिन ये बोला नहीं, आप नहीं रख सकते। 1879 याद रहेगा। एक थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1883 का इल्बर्ट बिल, ये बहुत पॉपुलर बिल है। इल्बर्ट बिल का यूरोपियों द्वारा विरोध किया गया, अन्य अंग्रेजों द्वारा विरोध कर दिया। ये जो लाया ना, तो अंग्रेजी बोला नहीं चल। तो इसमें हुआ क्या था? तो एक्चुअली 2 तरह का मुकदमा होता है, दीवानी और फौजेदारी। तो फौजेदारी मुकदमा की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते थे। माने क्या है, लॉर्ड रिपन बोला कि देखो, आप झगड़ा करो या कोई भी तुम्हारा मुद्दा हो, फौजेदारी मुद्दा, तो फौजेदारी मुद्दा का जो केस होगा वो केस जो है भारत के जो जज हैं, भारतीय जो न्यायाधीश है, वो भी तुम्हारा सुनवाई कर सकता है। यूरोपीय वाले को बोला, जो यूरोपीय था बोला तुम्हारा मामला भी अब कौन देखेगा? भारतीय जज देखेंगे, फौजेदारी मामला। किस बिल के तहत? इल्बर्ट बिल के तहत। ये सब पगला किया यूरोपीय से, हम तो गुलाम बना के रखे हैं इन लोग को,
और ये लोग हम पे फैसला करेगा नहीं, हम विरोध करेंगे। विरोध किया, फिर ये बिल को वापस भी लिया, ऐसा नहीं कि वापस नहीं लिया, है ना। लॉर्ड रिपन का मानना था कि जो इन लोग को जो विशेष अधिकार देते हैं ना यूरोपियों को, वो विशेष अधिकारी को ख़त्म कर दें। किसको? विशेष अधिकार को। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार को क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। कौन? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। तो देखो 78, 79, 83, 78, 79, 83, 78, 79, एक साल का अंतर, 83, 9 4 13, 4 साल का अंतर। तो वर्नाक्यूलर पेस एक्ट 78 में लिटन के द्वारा, आर्म्स एक्ट 1 साल बाद लिटन के द्वारा, फिर बदल गया तो रिपन आया, 83 में वो इल्बर्ट बिल लाया। ये बोला फौजदारी मामला कौन देखेगा? भारतीय जज भी देखेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कर्जन साहब के पास। बहुत डेंजर आदमी कर्जन। ठीक है, कर्जन के बारे में सुनोगे तो बहुत ही इसका अपना मानना रहा है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जिसके से नागरिकों में, नगर पालिका में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया 1899 में। तो देखो डेट याद रख सकते हो, 1878 में कौन? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1800 1 साल बाद, तो 1 साल बाद ये हुआ आर्म्स एक्ट। 4 साल बाद फिर, तो 4 साल बाद हो गया तुमको कितना? 83। तो ये 83 में तुम्हारा क्या आया था? इल्बर्ट बिल आया था। 83 में इल्बर्ट बिल आ गया। 99 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, इसके तहत नगर पालिका में गैर निर्वाचित बना, बिना चुने ही वे लोग की संख्या को बढ़ा दिया लॉर्ड कर्जन ने। 1904 में फिर क्या आया? विश्वविद्यालय अधिनियम लाया, विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए और चलाने के लिए। कौन लाया? लॉर्ड कर्जन लाया। और सबसे डेंजर ये किया काम कि ये देखा कि हिंदू और मुसलमान के बीच की एकता को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल की विभाजना की घोषणा कर दिया कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाएगा, एक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। और इस बंगाल के विभाजन हुआ जिसके कारण वो बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर सब भी जो है इनका विरोध किए, है ना। अभी जो बांग्लादेश के राष्ट्रगीत है वो इसी के समय में लिखा गया था। बंगाल के विभाजन, बहुत सारे आंदोलनें हुई, बहुत सारे बैठकें हुई, तब जाके जो है दिल्ली दरबार लगने वाला था 1911 में। दिल्ली दरबार जो है तुमको राजा जो है वहाँ के फ्रांस कहते, ब्रिटेन के राजा जब यहाँ आते थे तो दिल्ली आते थे, तो दिल्ली दरबार लगता था। तो दिल्ली दरबार जब 1911 में होना था तो उसी समय ये बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया था। तो बंगाल विभाजन कब, माने ये जो 1905 है, 1905 में तुमको क्या किए? घोषणा किए कि बंगाल को विभाजन किया जाए, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। जितना बात हम बोल रहे हैं ना, यही सब बात मिला दिए तो लॉन्ग हो जाएगा। बंगाल का विभाजन। और 1911 में दिल्ली दरबार राजा आने वाला था, डर गया कर्जन, बाप रे बाप बॉस आ रहा है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। तो सब बोला काहे बंगाल का विभाजन किया? तो बोला ठीक है बंगाल को रद्द कर दिया जाए। तो विभाजन को रद्द कर दिया, माने कि फिर से दो बंगाल एक हो गया। विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? तो 1911 में जब आपको दिल्ली दरबार लगा था तब। ये जो 1905 में बंगाल विभाजन जो है उसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना, और ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 16 अक्टूबर, 2-3 महीना पहले ही प्लानिंग बना, लेकिन ये अप्लाई कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। तो देखो 99 में तुमको कलकत्ता कॉरपोरेशन लेके आया, 1904 में तुमको विश्वविद्यालय अधिनियम, और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। 1911 में क्या कर दिया? इसको रद्द कर दिया। एक कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कर्जनों का देखो फोटो दिखा रहा है, यह देखो यही है लॉर्ड कर्जन। ये कर्जन है, ये कर्जन है, लॉर्ड कर्जन। देखो मुंह देखो, भारत वाला को लूट के देखो, जेवर जो पहने हुआ है, देखो सोना चांदी लगाया हुआ। यही ना, ये जो है ना चाहता नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एक हो, फूट डालता था, ये फूट डालता था, देख के सेरा, देखो देखो ना, यही है लॉर्ड कर्जन। देख लिया
ये क्या किया था ये लॉर्ड कर्जन? बंगाल का विभाजन किया था। किसका विभाजन किया था ये? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन यही किया था। ये बोला ना, चल जिधर हिंदू ज़्यादा है उधर अलग, एक जो इधर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है उसको पूर्वी बना दे, इसको पश्चिमी बंगाल बना दे, ताकि मुस्लिम हिंदू एक न हो। कितना में? 1905 में। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतना महान नेता सब है। इतना दबाव दिया कि 1911 में फिर क्या बोला, चल 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 रद्द करते हैं बात को, हम माफ़ी मांगते हैं तोरे लोग से कि तू लोग को हम अलग कर दिए ना, साथे रहो जाओ। यही है लॉर्ड कर्जन। दिल्ली दरबार 1911 इसके समय में लगा था। ठीक है। और यही कलकत्ता कॉरपोरेशन भी लाया था। यही 1904 में एक और नियम लाया था। कौन? विश्वविद्यालय नियम। विश्वविद्यालय। तो चेहरा देख लिया चोटा का, है ना। भारत को बहुत लूटा ये लोग, बहुत लूटा, जितना मन हो उतना लूटा, है ना। और गरीब बना के शोषित करके भेजा। एक ज़रा तरस नहीं करता था भारतीय पे, जो गलत था। इंसानियत होने के नाते भी आप जहाँ का खाते हैं कम से कम वहाँ तो आप वफादारी दिखाइए। चलिए हम आगे और बात करते हैं। ये हो गया। तो लॉर्ड कर्जन तो देख लिए। लॉर्ड कर्जन के बाद आपका आया आर्थिक कारण। तो अभी आप पढ़ रहे थे जो भी, वो राजनीतिक कारण पढ़ रहे थे। राजनीतिक कारण में किस किस आदमी का नाम पढ़े हैं? तो लॉर्ड लिटन को पढ़े हैं, लॉर्ड रिपन को पढ़े हैं और लॉर्ड कर्जन को पढ़े हैं। लॉर्ड रिपन क्या किया था? तो लॉर्ड रिपन जो है आपको क्या क्या किया था? तो वर्नाक्यूलर, सॉरी लिपन नहीं, लिटन। लॉर्ड लिटन वो आपको वर्नाक्यूलर प्रेक्स एक्ट लाया था 1878 में। उसके बाद आर्म्स एक्ट लाया 1889 में। रिपन जो है इल्बर्ट बिल लाया 1883 में, जो बोला फौजदारी मामला आप के देख तो भारतीय जज देख तो। लेकिन कर्जन कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लाया 1899 में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कौन लाया? यही लाया। बंगाल के विभाजन यही किया, रद्द होते समय भी यही किया। ठीक है, था जब दिल्ली दरबार लगा था तब। यह है अब आर्थिक कारण। पैसा वाला मामला भी था। आर्थिक कारण, भारत में पैसों का तो मामला था, लोग गरीब भी तो थे, पैसे तो नहीं था उसके पास। तो भारत की जो है ना, भारत में जो ना अंग्रेज की नीति क्या थी पता है? इसकी नीतियाँ थी कि यहाँ की आर्थिक शोषण करो, यहाँ के जो उद्योग है उसको ख़त्म कर दो। यहाँ के जब उद्योग ख़त्म हो जाएगा तो हम पर डिपेंड होगा। कोई चीज़ चाहिए तो हमरा बोलेगा सर ये सामान दीजिए, नहीं है, हम बना भी नहीं सकते, मेरे पास कोई कंपनी भी नहीं है, छोटी छोटी उद्योग भी नहीं है। तो ये क्या करेगा? तो अपने कंपनी में बना हुआ माल को हम महंगे दाम पर हमें बेचेगा। तो इसका यही पॉलिसी थी कि भारतीयों को आर्थिक शोषण करो। क्या करता था ये? आर्थिक शोषण करता था। टैक्स भी ज़्यादा लगा देता था, ज़्यादा ऐंठा करते थे तो टैक्स लगा देता था ना, फसल लेके चल जाता था। तो भारत से कच्चे माल का निर्यात करता था, माने भारत से कच्चे माल को वहाँ भेजता था विदेश अपने यहाँ, और वहाँ पर बने हुए वस्तु को यहाँ लाकर अच्छे दामों में बेचा करता था। वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध था एवं आयात वस्तु पर आयात कर हटाया गया। माने कि भेजोगे तो पैसा लगेगा, मंगाओगे तो पैसा नहीं लगेगा, जिसके वजह से क्या होता था कि अंग्रेजों को सस्ता पड़ता था, यहाँ को वो महंगी दाम में बेच लेता था। कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश कर दिया, माने जो छोटे छोटे उद्योग थे उसको विनाश कर दिया, है ना। और यहाँ से बहुत सारे धन को बाहर भेजने लगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो यही इसका आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण के बारे में मुख्य रूप से लिखा जाए तो अंग्रेजों ने यहाँ आर्थिक शोषण किया, यहाँ कृषि एवं कुटीर उद्योग को तबाह बर्बाद कर दिया, और यहाँ भारत से अधिक कच्चे माल को विदेश भेज के और सामान बना के महंगे दाम पर यहाँ बेचता था, और अधिक से अधिक दौलत को वो अपने देशों में ले जाया करते थे। इसी को दादा भाई नौरोजी साहब ने धन निष्कासन का सिद्धांत बताते हैं। तो ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत वो किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने, जो पहले पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो बस इतना ही लिखना, आर्थिक कारण में इतना ही लिख के देखना, पढ़ा दे रहे हैं उसको पढ़ लो, इसका एक बार पूरा डिटेल में खुद से अपना मन से लिख देगा, लिख पाओगे, लिख लोगे तुम तो लॉन्ग तुमको याद हो रहा है। अब एक है धार्मिक कारण, यह है आपका धार्मिक कारण।
धार्मिक कारण में क्या सब था कि उस समय भारत में बहुत सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू हो चुका था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद में धार्मिक कारण भी एक महत्वपूर्ण था। भारतीय जो राष्ट्रवाद थे उसके उदय में धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण था। जिस समाज में, हमारे जो समाज से, उस समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, तो उस कुरीतियाँ को दूर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कि तुम्हारा राजा राम मोहन राय है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब महान ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था आंदोलन का कि कुछ ऐसे धर्म के लोग थे तो चाहते नहीं थे कि हमारे धर्म में बदलाव हो, जैसे हम वैसे ही रहें। ठीक है, जिसके कारण ये भी विरोध करते थे। और ये लोग जो भी काम करते थे वो भी गवर्नर के सहयोग से, जिसके कारण ये यहाँ के लोग जो है अपनी संस्कृति के प्रति है ना, कि हमारे संस्कृति में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, हम जिस कुरीतियाँ में है या कुछ भी है मेरा है, हम रहेंगे। तो लोगों ने इसका भी क्या किया, विरोध किया। राष्ट्रवाद में जो है इस कारण से भी अंग्रेज के खिलाफ बोलने लगा। इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। नाम याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। आर्य समाज की संस्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? इसी का है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज। एक स्कूल चलता है अभी DAV, दयानंद एंग्लो विद्यालय। ये जो है ना आपको, ये दयानंद सरस्वती पर ही का स्थापित किया हुआ विद्यालय है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, इनका क्या वचन था? वेदों की ओर लौटो। सती प्रथा का अंत कौन किया था? सती प्रथा। ये है सती प्रथा। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत हम बात चर्चा करेंगे क्या होता है सती प्रथा, थोड़ा सा झलक देंगे। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति में विधवा को फिर से विवाह करने की इजाज़त नहीं दिया जाता। अगर उसके हस्बैंड मर गए तब वो पूरी जिंदगी भर वो विधवा बन के रहेगी। इस कुरीतियों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ख़त्म किया। कब? 1856 में। देखो ये 1856। सर विलियम्स जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी 1884 में धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। तो सर विलियम जोन्स ने क्या स्थापित किया था? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी किसने स्थापना किया था? सर विलियम जोन्स ना, इसका ऑब्जेक्टिव है सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, और चौथा कारण प्रथम विश्व युद्ध कारण परिणाम भी भारत पर संबंध था। आपको मालूम है, ये अगला टॉपिक है, पढ़िएगा आगे। तो ये धार्मिक कारण था कि धर्म में बदलाव नहीं चाहते, तो चाहते नहीं थे कि हमारे धर्म के प्रति छेड़छाड़ हो। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म समाज का स्थापना किया राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बोला वेदों की ओर लौटो। ठीक है, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब विधवा पुनर्विवाह को क्या बोला कि ये बुरी कुरीतियाँ हैं, विधवा को भी फिर से शादी करने का अधिकार है क्योंकि वो जीवन भर अकेला कैसी रहेगी। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये क्या बना? इसका धार्मिक कारण बना। ठीक है, यही है राजा राम मोहन राय। देखो ये राजा राम मोहन राय है। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा एक्चुअली जो है ना, सती प्रथा में क्या होता था? सती प्रथा में होता था कि अगर कोई महिला है, उनके हस्बैंड अगर मर गए तो उसके चिता के साथ उस जिंदा महिला को भी, विधवा को भी जला दिया जाता था। वो हुआ सती प्रथा, जो राजा राम मोहन राय ने
गवर्नर की मदद से सती प्रथा का अंत करवाया। अब बोला कि अगर कोई सती प्रथा करता है या करने को बढ़ावा देता है तो वो अपराधी माना जाएगा, कानूनी तौर पर उसकी सज़ा मिलेगी। ये कानून बनवाया कौन? राजा राम मोहन राय ने। इसीलिए सती प्रथा जब भी आएगा तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। इसको राजा में नाम नहीं है, ये राजा राम उपाधि है, ये राजा उपाधि है। और इसका जो उपाधि है तो ये उपाधि देने वाला है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो है इसको ये उपाधि दिया है, अकबर द्वितीय। राजा की उपाधि इसको किसने दिया है? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया है। इनको जो है ना आधुनिक भारत का अग्रदूत बोला जाता है, आधुनिक। अभी जो अपना आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत का अग्रदूत। देखिए ये सब चीज़ें हम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं से पूछेगा बन जाएगा। अग्रदूत किसको बोला गया है? राजा राम मोहन राय को। ये सब बड़े प्रतिष्ठित लोग भी थे, ठीक है। तो ये भारत के राष्ट्रवाद के क्या थे? कारण। ये भारत के राष्ट्रवाद के कारण थे, ठीक है। एक अगर हम और बात करें तो हम यहीं देखते हैं, राजा राम मोहन राय के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण को अगर डाला जाए, सामाजिक कारण, अंग्रेज जो है, अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ मानता था। ये बोलता था कि देखो हमसे बेहतर कोई नहीं है, हाँ श्रेष्ठ मानता था। ये जो भारतीय जो भी थे ना, भारतीयों के बुरे नज़र से देखते थे, ठीक है। इनको अच्छे अच्छे ओहदों पर नहीं बैठने देता था। भारतीयों को हे दृष्टि से देखते थे, बुरा नज़र, हे दृष्टि से देखता था। कौन? अंग्रेज देखता था। कहीं भी सरकारी सेवा हो या कहीं भी हो तो उसको अच्छे अच्छे पदों पर, ऊंचे पदों पर नहीं बैठने दिया जाता था, है ना। भारतीयों को सरकारी सेवा में, जो सरकारी बहाली आती थी, उस सरकारी सेवाओं में उच्च पदों से अलग रखा जाता था, देखो कितना बुरा काम अपने लोग के साथ किया ये अंग्रेज। बड़े बड़े ओहदा पर भले हम कामयाब भी हैं, अगर कोई पास भी कर जाता तो उसको इतना तकलीफ देता उस सीट पर बैठने के बाद, उस पद पे बैठने के बाद कि लोग परेशान हो जाता। जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता था, इंडियन सिविल सर्विस जिसको ICS, अपने लोग अभी यूपीएससी के अंतर्गत बात करते हैं, तो इसे जो बनता था IAS बनता था। तो इंडियन सिविल सर्विस उस समय का भी बहुत भारी एग्ज़ाम होता था, जिसको जो कहाँ पर करवाता था? ब्रिटेन में। कहाँ करवाता था? ब्रिटेन में ये एग्ज़ाम होता था। अब यहाँ भारतीय लोग, गरीब लोग, पैसा भी नहीं, अब वो वहाँ जाके पास होता। मान लो कि पास कर भी जाएगा, हो भी गया तुम ICS, बन भी गया तुम अधिकारी, लेकिन तो भी तुमको जो ना इतना परेशानी या नियुक्ति के समय में करता, ठीक है। भारत का जो पहला ICS है, पहला ICS, इसको याद रखना है, पहला ICS भारत का वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहला व्यक्ति है भारत के जो अंग्रेज के घर में ब्रिटेन जाके ICS के एग्ज़ाम दे के और अधिकारी बना था।
सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत महान शख्सियत रहा होगा जो सरकार के इस पॉलिसी से लड़ के फिर गया। तो ये सामाजिक कारण है कि अंग्रेज हमेशा हमें और आपको बुरा नज़र से देखता था, श्रेष्ठ, वो अपने आप को अच्छा मानता था, हमको हे दृष्टि देखता था, सरकारी सेवा में उच्च पद पे हमको जल्दी नहीं बैठने देता था, जिसका एग्जाम्पल है इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम ब्रिटेन में होता था। अगर कोई ब्रिटेन जाकर पास भी कर जाता तो उसको जो है ना नियुक्ति के समय बहुत परेशान उठानी पड़ती थी। लेकिन तो भी भारत के एक व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने पहली बार भारतीय ICS बना था। तो ये आपका जो है ना पहला वीडियो में मैंने आपको भारत में राष्ट्रवाद के कारण करा दिए, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा तो बहुत ऑब्जेक्टिव भी और एगो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन गया कि भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन के कारण क्या हैं। ओके, तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत सारा चीज़ लाते हैं, चाहते हैं कि आपको एंजॉय हो, आपको अच्छा लगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।